नमस्कार। मैं दीपेश श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस बाय दीपेश सर में। और आज मैं एक करंट का टॉपिक लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और निसर्ग साइक्लोन जो अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया है अरब सागर में और जिसने महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट में काफी डैमेज भी किया है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं साइक्लोन। हम बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहता हूँ साइक्लोन बेसिकली होता क्या है। साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। देखिए, ये चक्रवात कब उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति कब होती है। देखिए, जो समुद्री महासागर के अंदर जो एक हलचल होती है, ठीक है, और डिस्टरबेंस होता है, डिप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर एरिया, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इसे कि निम्न दाब वाला जो क्षेत्र एक उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है। तो वो जब एक अपने धीरे धीरे करते हुए वो डिप्रेशन स्टेज अपने साइक्लोन, देखिए जो उत्पन्न होते हैं वो कई स्टेजेस में आगे बढ़ते हैं। तो जो एक सबसे पहला जो स्टेज होता है वो लो प्रेशर एरिया होता है। लो प्रेशर एरिया के बाद एक डिप्रेशन स्टेज आती है जहां पर विंड की स्पीड जो लगभग आप कह सकते हैं कि 30 से 50 किलोमीटर पर आवर की होती है। उसके बाद एक स्टेज बढ़ता है जिसको डीप डिप्रेशन स्टेज बोलते हैं। तो धीरे धीरे ये स्टेजेस बढ़ते हुए जब साइक्लोन पानी की सतह से ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम, ठीक है, या सुपर साइक्लोनिक स्ट्रोम, जो कि चौथा स्टेज होता है किसी भी साइक्लोन का, तब हम कहते हैं कि चक्रवात आया है। और वहां से जिस भी वो राज्य में टकराता है, जिस भी क्षेत्र पे टकराता है, तो वहां पर वो लैंडफॉल करता है, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि जरूरी नहीं है, कई बार ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं, चाहे आप अरब सागर की बात कर लीजिए, चाहे आप बंगाल की खाड़ी की बात कर लीजिए। चलिए इस छोटे से मैप से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये हमारा अरब सागर है, ठीक। ये अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसा पार्ट जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। तो ये हमारा अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर, और ये हमारा बंगाल की खाड़ी। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है। तो यहां पर अक्सर साइक्लोन की एक कंडीशन क्रिएट होती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कई बार लो प्रेशर एरिया बनते हैं लेकिन वो साइक्लोन में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक साइक्लोन की बात होगी और उनके स्टेजेस की बात होगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग निसर्ग साइक्लोन की, और इसके साथ साथ हम अम्फान जो पिछले मई के मंथ में बंगाल की खाड़ी में आया था, इसके बारे में भी चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो सबसे पहला फैक्ट है, किस प्रकार का ये साइक्लोन था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद भी करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे, जिससे हमको ये सारी चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाए। अगर हम प्रकार की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक। अब ये क्या होता है, पहले इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा मैंने यहां पर एक पृथ्वी को गोल एक सर्कल के फॉर्म में बनाया हुआ है। देखिए, पृथ्वी गोल है, स्फेरिकल है, सभी को पता है, ठीक। अगर हम अपने पृथ्वी की बात करें तो इस पे कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। जो बीच से बिल्कुल, जो अगर हम आपकी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की बात करें, जो रेखा खींची जाती है, एक रेखा खींची गई है नॉर्थ से ईस्ट से लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, या ईस्ट से वेस्ट आप बोल सकते हैं, एक नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, ठीक। तो ये देखिए, जो ये रेखा है बीच में आपको ये दिख रही है 0 डिग्री, जो मैंने लिखा हुआ है, देखिए 0 डिग्री, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इंग्लिश में इसे बोला जाता है इक्वेटर लाइन, ठीक। इक्वेटर करता क्या है, पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर हम इक्वेटर को देखें तो ये 0 डिग्री, इसीलिए मैंने लिखा, देखिए बिल्कुल 0 डिग्री पे है। ये नॉर्थ वाला पोर्शन हो गया, ये साउथ वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक। अब अगर इस 0 डिग्री से आप 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ जाते हैं,
तो आपको क्या मिलेगी, एक काल्पनिक रेखा जिसका नाम है कर्क रेखा, या जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम 0 डिग्री इक्वेटर, यानी 0 डिग्री इक्वेटर से जब हम नॉर्थ में जाएंगे तो हमें 23.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री हम साउथ में आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 23.5 डिग्री जब हम साउथ में आएंगे तो हमें कौन सी रेखा मिलेगी, मकर रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो तीन रेखाएं आपको दिखी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर मैंने छोटा सा भारत भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा हमारे भारत देश से होकर निकलती है। ठीक है, जब हमारे भारत देश से होकर निकलती है, और एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं आपके लिए पुट अप कर देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितने राज्यों से कर्क रेखा हमारे भारत से पास होती है। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात की बात हो गई। तो बेसिकली हम अगर साइक्लोन की बात करें तो आप देखें तो भारत हमारा कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा के आसपास है, और जो भारत का जो अगर आप साउथ ईस्ट पॉइंट की बात करें तो वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, यानी ये भूमध्य रेखा जा रही है, और जो साउथ ईस्ट पॉइंट है भारत का हमारा, चलिए ये भी आप बताइएगा कि भारत का साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इस वजह से ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहां पर साइक्लोन प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून यानी सितंबर अक्टूबर के मंथ में भी कई बार यहां पर डिस्टर्बेंस होते हैं, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, ये तो बात हो गई। अब इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों बोला जाता है, देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला रीजन की मैं बात कर रहा हूं, देखिए मैंने डॉट डॉट लगाया हुआ है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी साइक्लोन आता है वो किस प्रकार का होता है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय साइक्लोन होता है। अब कर्क रेखा के नॉर्थ में, मकर रेखा के और साउथ में आप आ जाइए, यानी उसके बाहर रेंज में आ जाइए, तो इन दोनों रीजन्स में जो साइक्लोन आता है उसे हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। फिलहाल हमारा भारत आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो यहां पर जो साइक्लोन का प्रकार होगा वो उष्णकटिबंधीय प्रकार का साइक्लोन होगा। अब देखिए ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्योंकि मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये क्यों उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक, अम्फान की बात करें तो अम्फान भी हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है भाई, वो तो बंगाल की खाड़ी से उठा था। ठीक है, अच्छा, निसर्ग एक तरीके से इंपॉर्टेंट साइक्लोन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ज्यादातर जो लो डिप्रेशन एरिया क्रिएट होते हैं वो बंगाल की खाड़ी में होते हैं। इसका कारण भी जान लीजिए, अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में डिस्टर्बेंस ज्यादा रहते हैं। कारण क्या है कि साइक्लोन जहां पर होते हैं, एक तो वो एरिया भूमध्य रेखा के काफी करीब है, जैसा कि मैंने बताया 876 किलोमीटर। दूसरी चीज, जो टेम्परेचर है महासागर का, वो बंगाल की खाड़ी का जो टेम्परेचर है वो अरब सागर से ज्यादा है। ठीक है, लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी में ज्यादा तूफान उठते हैं। ठीक है, तो वो उस आपके जो इसको कह सकते हैं, ये जो हमारा ईस्टर्न घाट है जो आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल से आप यहां तक आइए, ये पूरा तमिलनाडु, ये छोटा सा मैंने बनाया हुआ है रामेश्वरम द्वीप, सभी जानते होंगे रामेश्वरम द्वीप, और यहां पर धनुषकोटी। ठीक है, तो ये जो वेस्ट ईस्टर्न घाट है हमारा यानी पूर्वोत्तर घाट है, इस सारे रीजन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, कहां से, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, यहां पर छोटा सा गोवा, ठीक है, कर्नाटका, केरल, ये पूरा यहां तक वेस्टर्न घाट है। तो अरब सागर से कम साइक्लोन डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं लेकिन वो साइक्लोन में कन्वर्ट नहीं हो पाते। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं वो मैक्सिमम टाइम वो क्या होते हैं, वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला फैक्ट हमने डिस्कस कर लिया, प्रकार जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, अम्फान भी हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दूसरा,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किस श्रेणी का निसर्ग साइक्लोन आईएमडी ने, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारतीय आप कह सकते हैं मौसम विभाग ने इसे किस श्रेणी का साइक्लोन बताया? सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम, यानी ये चौथा स्टेज है। देखिए हुआ क्या था, 1 जून को आईएमडी ने कुछ हलचल देखी, लो डिप्रेशन एरिया देखा अरब सागर में, ठीक। उसी दिन ये लो डिप्रेशन एरिया डिप्रेशन स्टेज में कन्वर्ट हुआ, ठीक। डिप्रेशन स्टेज में स्पीड मैंने बताई आपको कि 30 से 50 किलोमीटर पर आवर की विंड चलती है। उसके बाद धीरे धीरे अनुमान ये लगाया गया कि ये जो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है और जो ये तूफान आ रहा है, ये कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ गुजरात के एरिया में और नॉर्थ महाराष्ट्र के एरिया में काफी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। देखिए हम या कोई भी वैज्ञानिक की अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग साइक्लोन के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर अब पता चल जाता है कि साइक्लोन डिस्टरबेंस हो रहा है, साइक्लोन आने की उम्मीद हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसके डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो प्रिडिक्शन ये थी कि गुजरात और महाराष्ट्र के गुजरात के साउथ और महाराष्ट्र के नॉर्थ एरिया में ये डिस्टरबेंस करेगा, लेकिन आप न्यूज में भी देख रहे होंगे कि अचानक साइक्लोन गया कहां? साउथ महाराष्ट्र में गया, वो भी एंटर कहां से किया? रायगढ़ जिले से, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एंटर किया, काफी डिस्टरबेंस यहां पर किया और महाराष्ट्र के बॉर्डर से टकराते टकराते ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। शुरुआत हुई थी इसकी डिप्रेशन स्टेज से और महाराष्ट्र तक आते आते ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस समय स्पीड इसकी क्या हो गई थी? 89 to 118 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र में ही ये आगे बढ़ा, पुणे, नासिक, अहमदनगर, नासिक होते हुए ये मध्य प्रदेश तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के साउथ रीजन में ये पहुंचने के बाद ये दोबारा से आईएमडी ने बताया कि ये डिप्रेशन स्टेज में आ चुका है, यानी अपनी फर्स्ट स्टेज में आ गया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग इसका इफेक्ट वहां पर खत्म हो चुका था, ठीक है। तो ये जो श्रेणी थी इसकी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में था। जबकि अम्फान की हम बात करें तो अम्फान सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, ठीक है। देखिए मैंने बताया ना कि आप ये समझिए कि जो बंगाल की खाड़ी से तूफान उठते हैं वो लगभग सारे जो हलचल डिप्रेशन है वो साइक्लोन में कन्वर्ट होते हैं और उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। तो अम्फान ने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में काफी नुकसान, काफी डैमेज किया था और वो सुपर साइक्लोनिक स्टेज यानी 6th स्टेज, जिसको लास्ट स्टेज साइक्लोन का बोलते हैं, उस कैटेगरी का था और उस समय उसकी स्पीड थी लगभग 200 से 220 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। नामकरण, देखिए कोई भी साइक्लोन जब क्रिएट होता है तो उसका एक नाम दिया जाता है। नाम देता कौन है? जितने भी अगर हम बात करें, टोटल इस समय 13 कंट्रीज हैं वर्तमान में जो साइक्लोन का नाम, देखिए 2004 में ये लिस्ट प्रिपेयर कर दी गई थी और आपको ये मैं बता दूं कि निसर्ग इस लिस्ट का सबसे लास्ट नाम था, ठीक है, जिसे दिया किसने था? बांग्लादेश ने। अगर हम बात करें ईरान, इराक, यमन, सऊदी अरब, ठीक है, उसके बाद वर्मा या म्यांमार आप कह सकते हैं, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, ऐसे करके टोटल 13 कंट्रीज हैं जो ये नामकरण करती। तो 2004 में ये लिस्ट बन गई थी। तो लिस्ट का सबसे अंतिम नाम था निसर्ग, जो दिया था बांग्लादेश ने, ठीक है। तो बांग्लादेश ने ये नाम दिया था, याद रखिएगा, नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था। जबकि अम्फान का नामकरण किसने किया था? अम्फान का नामकरण किया था थाईलैंड ने। देखिए हर एक फैक्ट पे मैं अम्फान को भी डिस्कस कर रहा हूं, तो अपने दिमाग में ये सारी चीजें रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रवेश देखा जाए तो प्रवेश हुआ था इसका महाराष्ट्र से, जबकि बंगाल की खाड़ी से जो अम्फान उठा था उसने सबसे पहले उड़ीसा और उसके बाद वेस्ट बंगाल। देखिए अम्फान की भी बात यह की गई थी कि तमिलनाडु में पहले जाएगा, लेकिन उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और उसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में तबाही मचाई, ठीक है। तो प्रवेश किया निसर्ग ने महाराष्ट्र से। उत्पत्ति निसर्ग की हुई अरब सागर से, जबकि अम्फान की उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। तो मैं आशा करता हूं कि निसर्ग साइक्लोन के बारे में जो भी फैक्ट मैंने आज आपसे डिस्कस किया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक बार किसी करंट टॉपिक या पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।